वेलकम टू चंद्रा करियर पॉइंट। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी से रिलेटेड 30 क्वेश्चन करेंगे जो सी टेट और यूपी टेट की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है, बच्चे का जो विकास शुरू होता है वो कब होता है, किस अवस्था से होता है। तो इसमें ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है शैशव अवस्था से, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से और चौथा है प्रसव पूर्व अवस्था से। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4, प्रसव पूर्व अवस्था से। क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है वो जन्म से पहले की अवस्था जो होती है, जो बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसका विकास चालू हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र कहता है माई मदर रिंग्ड प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट। एक अध्यापक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है, ओ वास्तव में कल रात को तुम्हारी माँ ने प्रधानाचार्य को फ़ोन किया, क्या उन्होंने उनसे मिलने का समय लिया। दूसरा ऑप्शन है, प्रिय छात्र तुम क्रिया का सही प्रयोग नहीं कर रहे हो। तीसरा, यह रिंग नहीं रैंग होना चाहिए। चौथा ऑप्शन, तुमने ध्यान से क्यों नहीं सुना, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था यह रैंग होना चाहिए, रिंग नहीं होना चाहिए। तो इसमें से आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, प्रिय छात्र तुम क्रिया का सही प्रयोग नहीं कर रहे हो। एक शिक्षक के रूप में आपको अपने छात्रों की त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वे उन्हें दोहराए नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास के मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन, विकास सिर से पैर की तरफ होता है। दूसरा, विकास पैर से सिर की तरफ होता है। तीसरा, विकास केंद्र से शुरू होकर आगे बढ़ जाता है। या विकास बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ होता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, विकास जो होता है सिर से पैर की तरफ होता है। और ये क्वेश्चन पिछले जो सी टेट का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी देखने को मिला है, यूपी टेट में भी देखने को मिला है। तो जो बालक का जो विकास होता है वो कैसे होता है, सिर से पैर की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला, वातावरण की भूमिका लगभग स्थायी है जबकि वंशानुक्रम के प्रभाव को बदला जा सकता है। या दूसरा ऑप्शन है, व्यवहारवाद पर आधारित सिद्धांत मुख्य रूप से मानव विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। या तीसरा है, वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। चौथा, भारत सरकार की क्षतिपूरक पक्षपात की नीति मानव विकास पर प्रकृति के प्रभाव पर आधारित है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्षिक प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। मानव विकास जो होता है, मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण से प्रभावित होता है। मानवीय विशेषताएं जैसे कद और आँखों का रंग उसके वंशानुक्रम से निर्धारित होती हैं, जबकि भाषा और जीवन शैली सामान्यतः वातावरण द्वारा निर्धारित होती हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा तीसरा सही होगा। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्याख्यात्मक अभिलेख की विशेषता नहीं है। तो इसमें कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन, यह घटनाओं का वास्तविक वर्णन होता है। यह एक बालक के व्यक्तित्व विकास या सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है। यह आंकड़ों पर आधारित एक पर्याप्त व्याख्या होती है। यह व्यवहार का एक व्यक्तिपरक प्रमाण होता है और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा 4, यह
व्यवहार का एक व्यक्तिपरक प्रमाण होता है और इसलिए शैक्षणिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करता। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा, जैविक निधि की बजाय सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित विशेषताओं को कहा जाता है। पहला, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका बद्धता या जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसका सही जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर होगा 3, जेंडर भूमिका बद्धता। क्यों? क्योंकि एक पुरुष द्वारा यह कहा जाना कि स्त्रियों से युद्ध लड़ने या आउटडोर खेल खेलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनसे हम ये मतलब उम्मीद नहीं करें कि जी नहीं, ये मतलब बस घर में ही काम करेंगे, बाहर का काम नहीं कर सकती हैं। तो स्त्रियों द्वारा यह कहना कि पुरुष आउटडोर खेल खेलने तथा शक्ति की आवश्यकता वाले कार्यों को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते, ये स्त्रियों पे भी, उनकी सोच पर भी ये डिपेंड करता है। अगर वो सोचें कि नहीं ये बाहर के कर सकते हैं, अंदर का नहीं कर सकते, तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति लिंग आधारित रूढ़ियाँ ही हैं। तो इसे क्या हो गया, ये जेंडर भूमिका बद्धता। 7वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ इस विकास का क्षेत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा, कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं, अध्यापक का हस्तक्षेप अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, वृद्धि का एक समीपस्थ क्षेत्र है, अधिगम औपचारिक वातावरण में होता है। तो जो हमारा ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बालक के वास्तविक और संभावित विकास के स्तर के बीच की दूरी है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट, कठिन कार्यों को बच्चे वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। अब कोई बच्चा मान के चलो जैसे कोई बच्चे पे जैसे एक साइकिल सीखता है वो, हैं, तो शुरू में क्या करता है, उस पर गिरती है तो सहारा देने के लिए पीछे से हम क्या करते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसे वो साध लेता है उसे, उसका बैलेंस बना लेता है, तो उसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इससे क्या करता है, वो बाकी का जो साइकिल चलाना है तो वो अपने मतलब खुद से भी उस चलाने लगता है, बस उसको हम क्या करते हैं, एक सहारा देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलो 8वां क्वेश्चन, सामाजिकरण का अर्थ है। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? पहला, सामाजिक नियमों का पालन करना, समाज में समायोजन करना, सामाजिक नियमों को तोड़ना, सामाजिक विभिन्नता को समझना। तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन दूसरा, समाज में समायोजन करना। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का अर्थ, शिक्षा के क्षेत्र में जो सामाजिकरण का अर्थ होता है, विकास एक समाज के नियमों, रिवाजों, विचारधाराओं और वातावरण के साथ अनुकूलन एवं समायोजन करता है। इसलिए क्या हो गया, समाज में समायोजन करना, ये इसका सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक अध्यापक ने देखा कि एक छात्र को वर्ग बनाने में कठिनाई हो रही है। उसने यह अनुमान लगाया कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई होगी। उनके द्वारा लगाया गया अनुमान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है, फिर है हमारा 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है? पहला, बच्चे सक्रिय भागीदारी होते हैं, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। तो इसमें जो हमारा होगा, जो बाल केंद्रित उपागम है, तो इसकी विशेषता क्या नहीं है, इसकी विशेषता ये है, प्रत्येक बालक अपने खुद के पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं करता, इसमें निर्माण नहीं करता है, बाकी के वो सक्रिय भागीदारी होता है, एक प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार होता है। तो ये तो होते हैं, लेकिन ये नहीं होता है बाल केंद्रित उपागम में। अगला देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? कुछ बच्चे भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। चॉम्स्की, शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती हैं। वाइगोत्स्की,
भाषा विचार पर आधारित है, प्याजे। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर। तो इसमें से जो सम्मिलित नहीं है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन 4। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर। स्किनर ने सिखाने के लिए ड्रिल एवं अभ्यास पर बल दिया। स्किनर ने क्या किया था? BF स्किनर ने किया था, स्किनर ने ड्रिल एवं अभ्यास पर बल दिया था, क्योंकि यह विधि भाषा को सीखने के करके सीखना नामक सिद्धांत पर आधारित है। BF स्किनर ने जो किया था करके सीखने पर आधारित थी, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी आकृति पियाजे के अनुसार विकास के सिद्धांत को दर्शाती है? तो इसमें से कौन सी आकृति है जो पियाजे के सिद्धांत विकास का सिद्धांत है उसको दर्शाती है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ये तो बस याद रख लेना, ठीक है। पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? बालक का विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है और प्रत्येक अवस्था का भिन्न समय होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारी जो आकृति दिखाई गई है ये है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है तो उसका विकास भी बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन है असत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास किसी भी तरह से दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता। या दूसरा ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि शारीरिक विकास में विभिन्नता होती है। या तीसरा ऑप्शन सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास क्रम में सबसे ऊपर होता है। चौथा सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा चौथा, सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से भी संबंध रखता है। तो इसलिए हमारा क्या होगा? 13 का ऑप्शन होगा चौथा। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एंड्रोजेंस हार्मोन्स महिलाओं में होता है। दूसरा ऑप्शन एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स पुरुषों में होता है। तीसरा ऑप्शन प्रोजेस्टेरॉन लड़कियों की मोटी आवाज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। या चौथा एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस दोनों तरुणावस्था के दौरान लड़के और लड़कियों दोनों में होता है। तो इसमें जो सत्य है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। प्रोजेस्टेरॉन लड़कियों की मोटी आवाज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। ये हमारा क्या है? इसमें सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विचार न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे पहले भी आता है। यह विचार किसने दिया? जो हमारे ये जो विचार है न केवल भाषा का निर्धारण करता है बल्कि इससे भी पहले आता है। तो ये दिया था हमारा जीन पियाजे ने, पियाजे साहब ने दिया था। पियाजे साहब के अनुसार भाषा जो हमारे विचार है, विचार भाषा से पहले आता है। जब विचार आएगा तब भाषा पैदा होती है। इनके अनुसार विचार का निर्माण इंद्रिय गत्यात्मक ढांचे के समन्वय पर निर्भर है। तो इसलिए हमारा जो होगा कि विचार पहले आता है। ये ना एक और है, दूसरा भी मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन आएगा जब बताऊंगा। तो इसमें आएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार जो विचार हैं क्या है? विचार भाषा से पहले आते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और खाली स्थान से संबंधित है। तो किससे है? अभिमान से, मानसिक निरूपण से, समझौता से या समायोजन से? जो हमारा बालक का जो बौद्धिक विकास है अनुकूलन और तुम्हारा ये है समझौता। समझौता करने का अर्थ है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों में बदलाव करना। अब कोई हमें काम नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं? उसे दूसरे तरीके से करने लगते हैं। तो इसलिए क्या होगा? ये समझौता। अगला देखते हैं, अवधारणाओं का विकास किसका एक भाग है? जो अवधारणाओं का विकास है वो किसका भाग है? संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास या सामाजिक विकास? तो इसमें जो हमारा होगा बौद्धिक विकास का है। अवधारणा कहाँ कब आती हैं? जब हमारी बौद्धिक विकास होता है तब हम सोचने लगते हैं, तो इसलिए अवधारणा आने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? पहला, अध्यापक की सहायता की सीमा निर्धारित करने वाला क्षेत्र।
दूसरा ऑप्शन, बालक को कुछ स्वतंत्र रूप से कर सकता है जो कुछ सहायता प्रदान करने पर कर सकता है, उसके बीच का अंतर। या बालक की क्षमता का विकास करने के लिए प्रदान की गई सहायता की मात्रा और प्रकृति। या चौथा, वह जो कुछ एक बालक खुद कर सकता है जिसका मापन नहीं किया जा सकता। तो इसमें से जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा, बालक जो कुछ स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो कुछ सहायता प्रदान करने पर कर सकता है, उसके बीच का अंतर। जो अभी एक क्वेश्चन आया था, इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें ये वाला, ठीक है, ये वही है जो मैंने बताया था। जैसे कोई बच्चा साइकिल सीखता है, उस पर गिरते लेकिन एक सहारा दे देते हैं, तो उस पर जैसे ही बैलेंस बन जाता है तो उसे छोड़ दें तो फिर वो अपने आप करने लगता है। तो यही है इसका भी, ठीक है। तो क्या होता है, जो बालक स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो कुछ सहायता प्रदान करने पर कर सकता है, तो सहायता प्रदान करी जा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक समावेशी शिक्षा की एक विशेषता है? समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी होगी? कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना, शिक्षक के इनपुट को प्रोत्साहित करना, या खेलों का आयोजन करता है, या विशेष समूह में अध्यापकों को शामिल करना। तो समायोजन का मतलब होता है हमारा जो ये जो होता है कक्षा में विभिन्नता का सम्मान करना। समायोजन मतलब भिन्न भिन्न जो बच्चे आते हैं, मतलब भिन्न भिन्न उससे जगह से आते हैं, उनके अलग अलग होती हैं, भिन्नता होती हैं उनमें। तो यहाँ पर क्या होता है, समावेशी शिक्षा की एक विशेषता होती है। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को उनकी शक्तियों, कमजोरियों, क्षमताओं और अयोग्यताओं को अनदेखा करके एक साथ रखती है। और उसमें कुछ बच्चे क्या होंगे, समावेशी शिक्षा में क्या होते हैं, कुछ होशियार होते हैं, कुछ कम होशियार होते हैं बेचारे। तो इसलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सीमा हर एक अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना सीखने में काफ़ी समय लगाती है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन फर्स्ट, निरंतरता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता, या अंतर्व्यक्तित्व संबंध। तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नता। क्यों? क्योंकि जो सीमा है वो जल्दी सीख ले रही है और जो लीना है उसे समय लगता है। तो ये क्या है, ये व्यक्तित्व विभिन्नता है। कोई जल्दी सीख रहा है, कोई लेट सीख रहा है, और इन्हीं बच्चों को एक साथ बिठाना, उसी को बोलते हैं हम समावेशी शिक्षा। अलग अलग बच्चों की जो कैपेसिटी होती है सबको एक साथ रखना, उसी को हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा की विशेषता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मचान सिद्धांत का संबंध किससे है? तो मचान सिद्धांत का जो संबंध है, पहला, सीखने में वयस्कों से सहायता प्राप्त करना, पिछले अधिगम का दोहराव, मापन की प्रक्रिया तेज करना, बच्चों को स्थिर वातावरण प्रदान करना। तो क्या है मचान का सिद्धांत? मचान सिद्धांत है क्या, पहले ये देखते हैं। मचान सिद्धांत एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों को नई अवधारणा तथा कौशलों को अर्जित करने में सहायक है। तो ये क्या है हमारा मचान सिद्धांत। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन होगा पहला, सीखने में वयस्कों से सहायता प्राप्त करना, ये हमारा मचान का सिद्धांत है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना, ये पूछ लेता है। नेक्स्ट, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है? पहला, छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र के आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, यह समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जा सके, या सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। तो कौन सा होगा, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 23, वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? तो कौन सी दी गई थी? वो दी गई थी समीपस्थ विकास का सिद्धांत। अभी इस पर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कौन सी अवधारणा थी? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। फिर है 24, हेंज की दुविधा की कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत, कोलबर्ग का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, या बीने का सिद्धांत।
हेंज की जो दुविधा की कहानी है ये है हमारे कोहलबर्ग के सिद्धांत पर। ये हेंज एक व्यक्ति को पर कहानी है, मतलब एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ बीमार हो जाती है, उसे दवाई वगैरह, पैसे वगैरह नहीं होते हैं, दवाई वगैरह लानी होती है, तो उसे चोरी करनी पड़ती है। तो उसी पर बेस्ड एक कहानी है। तो ये है हमारे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोहलबर्ग का सिद्धांत। फिर है 25, निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? पहला, बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आधारित बल देता है, अधिक बल देता है। यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा फर्स्ट, बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। फिर है 26वां क्वेश्चन, किस अवस्था में बालक जीववाद एनिमीज को प्रदर्शित करता है? पहला, संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो किस अवस्था में जो बालक होता है वो जीववाद मतलब एनिमिज्म को प्रदर्शित करता है? तो वो कहता है आपका प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है वो क्या करता है? एनिमीज को प्रदर्शित करता है। इस अवस्था में बच्चे विश्वास करते हैं कि निर्जीव वस्तुओं और खिलौनों में भी मानवीय भावनाएं और उद्देश्य होते हैं। फिर है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार प्राथमिक स्कूल के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? पहला, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता, या व्यक्तिवाद और विनियम, या अच्छे अंतः व्यक्तित्व संबंध, सामाजिक संपर्क और व्यक्तिगत आधार। तो इसका जो हमारा होगा तीसरा, दूसरा और पहला। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे सीखते हैं उचित ध्यान देकर, सूचना को याद करके, समाज के अधिक सक्षम सदस्यों द्वारा दी गई सहायता के द्वारा, अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, या उचित पुरस्कार के माध्यम से उनके व्यवहार में किए गए परिवर्तन द्वारा। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो बच्चे हैं वो कब सीखते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। पियाजे के अनुसार बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अनुकूलन के माध्यम से सीखते हैं। अनुकूलन संसार के साथ परिचित होने की एक प्रक्रिया है। बच्चे बदलते हुए वातावरण के अनुसार नई संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड। फिर 29, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को एक क्षेत्र भ्रमण के लिए ले गई और वापस आकर उसने अपने छात्रों से भ्रमण के बारे में चर्चा की। तो यह प्रक्रिया क्या है? अधिगम का मूल्यांकन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है या तो यूपी टेट में, सी टेट में, ये मतलब कभी ना कभी पूछ ले, मतलब ये रोटेट करता रहता है, पूछ लेती है। तो क्या होगा? अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए अधिगम, और मूल्यांकन का अधिगम। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, अधिगम का मूल्यांकन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिलेगा जरूर। तो अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? कार्य के अंत में होता है अधिगम का मूल्यांकन। यह संकल्पात्मक होता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में उपलब्धि अधिगम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। फिर है, और बच्चे इसमें इन दोनों में कंफ्यूज करने लगते हैं कि अधिगम का मूल्यांकन होता है या अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन होता है हमारा ये वाला, अधिगम का मूल्यांकन। फिर है लास्ट क्वेश्चन हमारा, विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक कौन सा नहीं है? शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पोषक आहार की गुणवत्ता और संस्कृति। तो इसका जो हमारा होगा हमारा दूसरा, शारीरिक गठन। ये थे आज मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। अगर ये पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स भी करना। और किसी भी सब्जेक्ट में, यूपी टेट या सी टेट में, इसके किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में, ईवीएस में, साइंस में, किसी का भी प्रैक्टिस सेट
अगर चाहते हो तो वो कमेंट कर देना, तो मैं उस पर एक वीडियो भी बनाऊँगा। थैंक यू देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।